हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज अपन लोग पढ़ने वाले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। और मैं सबसे पहले कुछ बातें आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि अपन लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे कैसे। मैं यहाँ पर रीडिंग करूंगा और मैं साइड में कुछ वर्ड्स भी लिखवा दूंगा जिसको अपन लोग लास्ट में पूरा देख लेंगे कि अपन ने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग उतना भूलोगे नहीं कि मैं आगे पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पीछे का पूरा सपाट हो गया। ठीक है, बढ़िया। ज़्यादा समय को व्यतीत ना करते हुए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं ताकि समय ज़्यादा ना लगे। चलिए साहब, तो सबसे पहले अपन चलते हैं चैप्टर के नाम पे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चालू करते हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर कवर कराऊंगा। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। मतलब सिंपल यहाँ पर ये बोला गया है, सिंपल यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि भैया कुछ सिचुएशंस दी गई है, थोड़ा इनको थोड़ा देख दाख लो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। बढ़िया, अब एक बार देखिए क्या बोला है कि अच्छा पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि चैप्टर आपको पढ़ने में थोड़ा और इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो जो प्रोसेस है उसको अपन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और उस प्रोसेस को सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट करने को अपन लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। अब ये सारी चीजें आगे आ जाएंगी, बढ़िया से अपन देखेंगे। और बस ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आए। बढ़िया, तो ज्यादा समय को नहीं खराब करते। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है कि भैया कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन व्हेन। मतलब कि आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ रिएक्शंस बताई गई हैं, आपको बढ़िया देखना है और आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर सीजन। मतलब समर सीजन में आपको क्या करना है, जो भी आपका जो मिल्क वगैरह होता है, ठीक है, उसको बढ़िया खुला छोड़ देना और फिर देखते हैं क्या होगा रूम टेम्परेचर पे। बढ़िया। अब दूसरी बात क्या कही गई है कि एन आयरन तवा पैन इज लेफ्ट, ठीक है, एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। यहां पर क्या बोला गया है कि भैया आपके घर में जो भी तवा होगा, आयरन नेल मतलब कील होगी, उन सबको आप नॉर्मली अपने छत पे जाके रख दीजिएगा और फिर देखना कुछ समय बाद क्या होता है। बहुत बढ़िया। फिर तीसरा क्या बोल रहा है कि भैया ग्रेप्स गेट फर्मेटेड और फूड इज कुक्ड। मतलब ये सारी जब आप लोग प्रक्रियाओं को करके देखेंगे तो आप कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करेंगे, वही चीजें हम इसमें आगे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, समय को ज्यादा खराब नहीं करता और थोड़ा आगे चलते हैं। इतना मेरे हिसाब से समझ में आ गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, यहाँ पर इतना बोला गया है कि ये जो बातें हैं इनको आपको नॉर्मली थोड़ा देखना है, डिस्कस करना है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं साहब। आगे क्या बोला गया है, इन ऑल दीज अबव सिचुएशन द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समव्हाट चेंजेस। मतलब जब आप लोग ये नोटिस करोगे, जब आप लोग ये रिएक्शंस करोगे तो आप नोटिस करोगे कि कहीं ना कहीं कुछ समय बाद इनमें कुछ कुछ चेंजेस आएंगे। बहुत बढ़िया, ये लिखा है। ठीक है, क्या है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन प्रीवियस क्लास। मतलब कि जब आप जब 9th क्लास में तो आपने पढ़ा था फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो नॉर्मली यहाँ पर यही बताया गया है कि आप लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ चुके हैं। इससे आगे का आप लोग थोड़ा पढ़ोगे। यहाँ देखिए, whenever a chemical change occur we can say that chemical reaction has taken place। मतलब जब भी केमिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज कब होगा, जैसे मान लीजिए आपको मैंने एक अखबार दे दिया, आपने उसको जला दिया, तो सिंपल सी बात है वो पूरा राख में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये केमिकल चेंज का एग्जांपल भी है। बढ़िया, तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इस मैंने डेफिनेशन यहाँ बता दी थी कि सिंपल केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या था, कभी भी अगर केमिकल चेंज होगा और उसके बाद वो जो प्रोसेस होगी उसको हम लोग केमिकल चेंज बोलेंगे, वही यहाँ पर बोला गया है। बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला है, यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि आप थोड़ा सा पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन का और मतलब क्या होता है। बढ़िया। हाउ डू वी कम टू नो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। मतलब ये हो चुकी है कि नहीं। यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि मान लीजिए हम आपको कोई एक रिएक्शन देते हैं, मतलब कुछ भी एक फिनोमेना एक कुछ दिखा देते हैं और हम आपसे कहते हैं बताओ साहब कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो यही अब हमें यही पढ़ना है कि भाई कैसे क्या होता है, कैसे हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज फाइंड टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब जो भी अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन जानना है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल इक्वेशन यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम लोगों को कुछ एक्टिविटीज करानी पड़ेगी, और वो एक्टिविटीज में आपको थोड़ा आपके साथ थोड़ी डिस्कस कर लेता हूँ। बढ़िया। यहाँ पर क्या है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया आपको। ठीक है, ओ भाई रुक जा यार। चलिए साहब, थोड़ा सा आगे। देखिए बढ़िया, उम्मीद करता हूं कि दिख रहा होगा। देखिए एक्टिविटी 1.1 में क्या कहा गया है, मैं पूरी एक्टिविटीज भी कराते चल रहा हूं। देखिए क्या कहा गया है, दिस एक्टिविटी नीड्स टू अ टीचर असिस्टेंट
इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वेयर सुटेबल आई ग्लासेस, मतलब कि अगर आपको ये जो एक्टिविटी अगर वो करनी है तो आप ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी तब अच्छी होगी जब आप कोई एक टीचर वगैरह अपने साथ रखेंगे और आप लोग अपना जो भी ग्लासेस वगैरह होंगे आई ग्लासेस वो पहन लेंगे। बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर क्या बोला गया है, क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग विद सैंड पेपर, मतलब आपको क्या करना है 3 से 4 सेंटीमीटर एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है और उसको सैंड पेपर मतलब रेगमाल से बढ़िया घिस विस लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, होल्ड इट विद पेयर ऑफ टंग्स, ठीक है, बर्न इट यूजिंग अ स्प्लिट लैंप और बर्नर और कलेक्ट द एस। देखो क्या बोला गया है यहाँ पर, इतना बोला गया था कि एक रिबन लो, रिबन को बढ़िया सैंड पेपर से उसको साफ कर लो, उसके बाद ये जो टंग दिख रहा है ना इसको बढ़िया से पकड़ो और उसको जला दो, किसी फ्लेम वगैरह से जला दो, और उसके बाद जो भी उसकी राख बचेगी उस राख को आप लोग इकट्ठा कर लेना, ठीक है, बढ़िया। और उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज फार पॉसिबल फ्रॉम योर आइज, मतलब कि आपको क्या करना है कि भैया नॉर्मली आपको वो जो भी एस वगैरह आपने इकट्ठी की है, जो भी राख वगैरह इकट्ठी की है या फिर ये जो भी रिएक्शन हो रही थी इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें और इसको अपनी आंखों से थोड़ा दूर रहने दें। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया। अब यहां पर क्या बोला है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, मतलब आप जब ये रिएक्शन कराओगे तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे, आप ये ऑब्जर्व ये करोगे कि सिंपल 2-3 बातें आप ऑब्जर्व करोगे। पहली बात क्या है कि जो भी आपकी मैग्नीशियम रिबन थी वो मैग्नीशियम रिबन बर्न हो गई, बर्न होने के बाद क्या वो अपने आप ही वो क्या नाम है राख वगैरह में चलेगी, ठीक है। एक चीज और नोटिस करोगे, आप जब भी किसी मेटल पे जब भी कोई एक धातु लेते हो, जैसे मैग्नीशियम एक धातु है, जब भी एक धातु पे ऑक्सीजन डालते हो तो वो धातु ऑक्साइड बन जाती है। उसी प्रकार से जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे तो वो जो एस होगी वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगी। बहुत बढ़िया, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाएगी, बढ़िया। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर पूछ लेगा कि बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, तो मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो आप लोग कह सकते हैं जो एस होगी, जब अपन लोग इसको ट्रीट वगैरह इसको पता करेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये बेसिक होगी। बढ़िया, ज्यादा समय को खराब नहीं करते, थोड़ा सा आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये आपको पता लग गई है। एक बार मैं दोबारा बता दूं तो आपको क्या करना है, नॉर्मली एक सैंड पेपर एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है, सैंड पेपर से उसको घिस देना है, उसके बाद टंग से उसको पकड़ना है और बढ़िया लैंप वगैरह से उसको बर्नर वगैरह से जला के देखना है। जलाने के बाद आपको एक ऐसा डिश ले लेना है, डिश में उसको बढ़िया डालना है, मतलब जो भी राख वगैरह ऐश वगैरह इकट्ठी होगी उसके बाद आपको क्या करना है, उसको थोड़ा देखना है क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें उससे आप पता कर सकते हो। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि पूरा बढ़िया समझ में आ गया होगा। थोड़ा चलते हैं अगले पेज पे। इस पेज में हालांकि उतना कुछ था नहीं। चलिए साहब, अब आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे यहाँ पर क्या लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, ओ सर रुक जा भाई, क्या लिखा है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डार्जलिंग फ्लेम व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर। मतलब जब आप लोग ये जो मैग्नीशियम रिबन जब जलाओगे तो आप लोग नोटिस करोगे कि वो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलेगी और वो व्हाइट पाउडर में चेंज होगी। ये तो मैंने बताया था आपको कि भैया वो व्हाइट पाउडर वगैरह ऐस में चेंज हो जाएगी, व्हाइट कलर के पाउडर में, और उसका जो फ्लेम होगा वो होगा डेजलिंग फ्लेम। अब ये क्या है, सिंपल, जब आप लोग एक मैग्नीशियम रिबन को जब आप जला के देखोगे तो आप नोटिस करोगे वहां पर कुछ चमकीली टाइप कुछ वैसा फ्लेम देखने को मिलता है जिसको अपन लोग डेजलिंग फ्लेम, व्हाइट फ्लेम के नाम से भी जानते हैं। बढ़िया, जैसे छुरछुरियां जलाते हैं ना, बस वही वाला, ठीक है। इधर क्या बोल रहा है, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताया था कि जो पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इट फॉर्म्स ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम रिबन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर यही दिखाता है कि भैया किस प्रकार से मैग्नीशियम आपने लिया, आपने हीट दिया, मतलब ऑक्सीजन दिया। मैंने आपको बताया था कभी भी अगर हीट वगैरह आए तो ऑक्सीजन वगैरह का वहां पर नाम लगा देते हैं। तो जैसे ही आप क्या करोगे, मैग्नीशियम लोगे, उसको जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। इनके बारे में इतनी बात ध्यान रखना कि भैया व्हाइट फ्लेम देती है, डार्जिलिंग फ्लेम देती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको दिया है 1.2, ये जो 1.2 है एक बार चेक करते हैं 1.2 एक्टिविटी क्या है। यहाँ बोला है टेक लेड नाइट्रेट, आपको लेड नाइट्रेट लेना है, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। उसके बाद उसमें पोटेशियम आयोडाइड लगाना है। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3। यहाँ पर बोला आपको लेड नाइट्रेट का थोड़ा सा एक सॉल्यूशन लेना है और उसमें आपको पोटेशियम आयोडाइड डालना है। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है Ki, ठीक है, Ki। अब ये बोल रहा है कि साहब बताओ क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें होंगी वही बतानी है। अब देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। आयोडाइड का सॉल्यूशन बताओ क्या चीजें होंगी, चलिए आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक बार 1.3 वाला देख लो भाई, या मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। एक तो यहाँ पर बनेगा PBI और आपका बनेगा KNO3। बढ़िया, तो यहाँ पर क्या है भैया, लेड नाइट्रेट बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया और
लेड आयोडाइड बन गया। अब एक बात और, इसके बारे में आगे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये जो लेड आयोडाइड जो बनाया है इसका क्या मामला है, मतलब इसकी कुछ खास बात है क्या नहीं है, वो आगे बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक्टिविटी 1.3 पे चलो। यहाँ पर क्या बोला है, टेक अ फी जिंक ग्रेन्यूल्स इन कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, है ना, और ऐड डाइल्यूट HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। मतलब क्या करना है, आपको एक बढ़िया फ्लास्क लेना है, फ्लास्क लेना है। अब फ्लास्क लेने के बाद ये रहा फ्लास्क, फ्लास्क लेने के बाद क्या करना है, आपको थोड़े जिंक के ग्रेन्यूल्स डालने, मतलब ग्रेन्यूल्स मतलब क्या होता है, सिंपल टुकड़े डालने हैं छोटे छोटे, जैसे चावल की तरह होते हैं ना, बढ़िया उसमें जिंक के टुकड़े डालना, और ऊपर से उसमें डालना आप लोग HCl वगैरह या फिर सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार बताता हूँ, अपन ने क्या किया, जिंक लिया, ठीक है, इसमें अपन ने क्या किया, HCl डाला, वो भी डाइल्यूट, तो आपको पता है क्या क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये चीज आपको पता है। देखो इसी के बारे में आगे बताएगा, क्या बोला एक बार देखो, ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था, ठीक है। थोड़ा सा ये चेतावनी दे रहा है कि क्या करना भैया, है ना, हैंडल द एसिड विद केयर, मतलब जो भी आप लोग पकड़ रहे होगे उसको थोड़ा केयरफुली पकड़ना, ठीक है। क्या है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब कि तुम क्या नोटिस करोगे जब आप इसमें डाइल्यूट HCl में जब ग्रेन्यूल्स डालोगे कुछ जिंक वगैरह के, ठीक है। और क्या बोला है, टच द कोनिकल फ्लास्क और ट्यूब, क्या इसमें कोई चेंज वगैरह है टेम्परेचर में, तो बिल्कुल चेंज आएगा, नॉर्मल सी बात है, जब भी अपन ऐसा कुछ डालेंगे तो थोड़ा हीट एक्सोथर्मिक वगैरह रिएक्शन होता है, क्लियर। अब थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है, ये दो रिएक्शन ध्यान रखना, 1 और 2, ये दो रिएक्शंस पे आगे क्वेश्चन पूछेगा, देखते हैं, ठीक है। क्या बोला है, फ्रॉम दीज 3 एक्टिविटीज, जो अपन ने 3 एक्टिविटी की, पहली एक्टिविटी की आपने मैग्नीशियम रिबन वाली, दूसरी एक्टिविटी ये पोटेशियम आयोडाइड वाली की है, और तीसरी रिएक्शन अभी मैंने बताई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली, ठीक है, जिंक वाली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, फ्रॉम दीज 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ क्या है, एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, मतलब ये वाली जो चीज, ये जो 3 रिएक्शन आपने देखी है, यहाँ से अपन लोग थोड़ा पता कर सकते हैं कि क्या कहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, बढ़िया। अब कैसे पता कर सकते हैं, चेंज इन स्टेट, मतलब कि किसी ना किसी चीज में चेंज हो जाएगा उसका जो भी है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लें तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन ली थी, मैग्नीशियम रिबन क्या बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में था, बढ़िया, लेकिन जैसे ही आपने उसको बढ़िया जलाया वाला है, वो एमॉर्फस, मतलब वो सिंपल राख की फॉर्म में चेंज हो गई, यहाँ पर स्टेट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, बढ़िया, तो इसे कह सकते हैं। दूसरा क्या है, चेंज इन कलर, मतलब कलर में भी चेंज होगा। अब मैग्नीशियम रिबन का या फिर कुछ और ले लो, जैसे कागज का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, अगर कागज का एग्जाम्पल आप लोगे तो नॉर्मल सी बात है, पहले व्हाइट रहता है, बट जैसे उसको जला दोगे पूरा ब्लैक हो जाएगा, तो कलर ही चेंज हो गया, तो अपन को वहां से भी पता लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं। और क्या बोला है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे यहाँ पर आ जाओ महाराज, ये रहा एवोल्यूशन ऑफ गैस, यहाँ हाइड्रोजन गैस निकलेगी नहीं, मतलब अगर कहीं से गैस वगैरह निकलेगी तो आप लोग आपको कहना है कि भैया हाँ जी केमिकल रिएक्शन हो रही है। फिर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, अभी अभी मैंने आपको ये जिंक वाला बताया कि जिंक के फ्लास्क को जैसे आप छूओगे आपको हीट फील होगी, तो जहां पर हीट फील हो रही है वहां पर भी आप कह सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। 4 बातें ध्यान रखनी है, या तो उसके चेंज इन स्टेट होगा, मतलब उसका स्टेट चेंज हो जाएगा, या तो उसके कलर में परिवर्तन आएगा, कलर में परिवर्तन वाला ये आएगा, ठीक है। ये येलो पीपीटी बनाता है, ठीक है, येलो पीपीटी क्या होता है, खाली अभी के लिए इतना ध्यान रखो, येलो कलर का पीपीटी बनाता है ये, ठीक है, लिख लेना, इसे लिख लो, मेरे को पता है थोड़ा आलसी हो लेकिन लिख लो, बढ़िया इधर। और ठीक है जी, इतना हो गया, और गैस भी निकल गई, अभी अभी मैंने आपको बताया ये वाला एग्जांपल, और टेम्परेचर भी इसी एग्जांपल से क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ज्यादा समय को खराब नहीं करते, और थोड़ा भाई कॉपी किताब से लेके बैठना यार, है ना, कभी तुम सोच रहे हो ना जी ना, हम तो यहाँ पर 2x में देखना है, चलो ठीक है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ आपको नहीं पता उसको जरूर नोट कर लेना, वरना फिर ये पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। चलो साहब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा और ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ है कि भैया केमिकल इक्वेशन। अब आपने केमिकल रिएक्शन समझ लिया क्या होता है, केमिकल रिएक्शन बढ़िया देख लिया, हमें कैसे पता लगेगा, कलर वगैरह में चेंज आएगा, गैस वगैरह निकलेगी, टेम्परेचर निकलेगा और चेंज हो जाएगा, ये सब अपन को पता लग गया। अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हालांकि मैंने बता रखा है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन जो भी होती है उसको सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट करना होता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, एक्टिविटी 1.1 can be described as when magnesium ribbon is burned oxygen it gets converted to magnesium oxide. This description of chemical reaction is the sentence form
इज अ कोट लॉन्ग, मतलब क्वाइट लॉन्ग, मतलब सिंपल क्या कहा गया है कि भैया ये जो अभी आपने जो रिएक्शन अभी कराई थी मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ, अगर आप लोग इसको अपने कॉपी पेन की सहायता से लिखोगे तो ये भाई लंबा सा होगा, सीधी सी बात है। अब मान लो ये तो छोटी सी रिएक्शन बता दी, अब मैं थोड़ी और बड़ी रिएक्शन बता दूं तो आप लोग क्या करोगे, तो पूरे कॉपी के पेज ही बढ़ जाएंगे, तो ये सही तरीका तो नहीं है। चलो आगे देखते, यहाँ पर ये बोला है कि अगर आप वर्ड्स के रूप में लिखोगे तो ये बहुत ज्यादा लंबा हो सकता है, ठीक है। आगे क्या करना है, इट कैन बी रिटन इन शॉर्टर फॉर्म, मतलब हाँ नॉर्मल सी बात है कि इसको अपन लोग शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, मतलब अगर आप लोग सेंटेंस के फॉर्म में लिखते तो बहुत बड़ा हो जाता। कैसे हो जाता मैं एक बार बोल के बताता हूँ। मैग्नीशियम को लो, उसमें ऑक्सीजन मिलाओ, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, पूरा एक सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर इसको मेरे को थोड़ा और शॉर्ट करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा और आपका जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ये थोड़ा सा क्वाइट छोटा है, बढ़िया, इसलिए अपन कह सकते हैं हाँ ठीक है बढ़िया। अच्छा एक चीज और बता दूं, यहाँ पर रिएक्टेंट बोला है और प्रोडक्ट बोला है, ठीक है। कुछ बातें बता दूं, रिएक्टेंट जो होता है जो जिससे मिलकर बन रहा है वो रिएक्टेंट हो गया, और जो बन रहा है नया प्रोडक्ट वो जो भी नई चीज बन रही है वो प्रोडक्ट हो गया, बढ़िया। इसके बारे में आगे अपन और डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल रिएक्शन, ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स, मतलब कि जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, स्टार्टिंग में ले रहे हैं, उनको अपन लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ठीक है। और क्या बोला है, द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब जो नया बना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और इसी को अपन लोग प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, क्या लिखा है, अ वर्ड इक्वेशन शो चेंज इन रिएक्शन टू द प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम, दीज रिएक्टेंट्स आर रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्लस साइन, ठीक है, डिनोट प्लस साइन। और सिमिलरली जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो अपने राइट हैंड साइड लिखे जाते हैं और डिनोट करते हैं अपन लोग प्लस, यहाँ माइनस आना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक बार मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या बोला गया है कि सिंपल पहले रिएक्टेंट का मतलब बताना था कि जिस जो भी पार्टिकल्स बोल दो, जो भी सब्सटेंस वगैरह जो पार्ट ले रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट कहलाएंगे, जो नया प्रोडक्ट जो भी नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट कहलाएगा। और ये भी बोला गया है कि ये जो रिएक्टेंट्स होंगे ये किधर की तरफ लिखे जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, और प्लस से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और लेकिन और यहीं पर अगर बात करें अपन प्रोडक्ट की, तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो नॉर्मली क्या, नॉर्मली भैया ये माइनस साइन से डिनोट किया था, वैसे यहाँ प्लस लिया गया है, आई डोंट नो व्हाई, इट मस्ट बी माइनस, कोई बात नहीं, हो सकता है। और बाकी यही चीजें ये तो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, चलिए साहब, अब थोड़ा सा जैसे आगे अपन आगे चलेंगे, ठीक है, जैसे अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ बातें और कही गई हैं। राइट अ केमिकल इक्वेशन, मतलब जो जो आपने अभी पढ़ा थोड़ा उसका यूज करके दिखाओ, ठीक है साहब, यूज भी कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। राइट अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या है, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर बोल रहा है भाई साहब एक बात बताओ, अभी जो आपने मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा, सब इसका कोई और छोटा भी तरीका है कि नहीं, वो अपन देख के पता करेंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है, बोलना चाह रहा है कि भैया हाँ जी बिल्कुल साहब, इसको अपन और छोटा और यूजफुल और कर सकते हैं, कैसे, जब हम लोग इनके फॉर्मूलाज, इनके सिंबल्स को यूटिलाइज करें, ठीक है, बढ़िया। नाउ वी आर कमिंग एट द नेक्स्ट एंड द लाइन इज दैट अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स a chemical equation represents a chemical reaction if you recall formula of magnesium oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as, मतलब सिंपल ये बोला गया है कि जैसे मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन था, अगर आप लोग इनके फॉर्मूला सिंबल्स को याद करोगे देन यू कैन सॉ देयर कि यहाँ पर मैग्नीशियम को Mg है, ऑक्सीजन को O2 है और MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर फॉर्मूलाज को यूज किया गया है और आप लोग देख सकते हो कि बहुत ज्यादा छोटा हो गया भाई, बिल्कुल ही छोटा हो गया है ना। तो सिंपल ये जो रिप्रेजेंटेशन है बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज और वी कैन से दैट सिंबल, सो वी विल से दैट इट इज द केमिकल इक्वेशन। होप यू नो, होप यू गेट इट, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन LHS एंड RHS ऑफ द एरो, ठीक है। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट एट बोथ साइड आर सेम, मतलब बोला गया है कि यहाँ पर जो इक्वेशन लिखी है एक बार चेक करके देखना महाराज कि इसमें कितने एटम्स हैं। यहाँ पर देखो, एक तो मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, दो तो हो गए अपने ऑक्सीजन, तो तीन हो गए, और इधर तो दो ही है क्योंकि एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन, तो इधर तो तीन है और इधर दो है, ठीक है। इफ यस
देन इक्वेशन इज बैलेंस, मतलब कि अगर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स अगर बराबर है तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे कि हाँ साहब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बैलेंस इक्वेशन है। इफ नॉट देन इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज मास इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड इफ दिस ऑफ द इक्वेशन। बढ़िया, अगर यहाँ पर ऐसा है जैसे कि अभी यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर 3 एटम्स हैं और यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2 एटम्स है, तो यहाँ पर तो भाई सेम नहीं हुआ, मास ही सेम नहीं हुआ। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 9वीं क्लास में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग तो भाई रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मास बराबर होने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं है, तो अपन कहेंगे इस प्रकार की रिएक्शंस को अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। और इसको अपन लोग स्केल्टन इक्वेशन के भी, स्केल्टन केमिकल इक्वेशन के नाम से भी जानेंगे। अब आपको क्या करना है, कॉपी उठाओ, किताब उठाओ, बढ़िया से एक पॉइंट बना के लिख लो कि हाँ साहब स्केल्टन इक्वेशन, एक अपन को पॉइंट पता लग गया। बाकी का इसलिए नहीं करना क्योंकि वो बेसिक था, आपको सब पता होगा उतना। बढ़िया, आगे चलते हैं। अब बैलेंस इक्वेशन, अगर आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि साहब बताओ बैलेंस इक्वेशन वगैरह जो होती है नॉर्मली किस सिद्धांत पे होती है, किस बेस पे होती है, नॉर्मल आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर मैं बैलेंसिंग आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए अपन को एक नई वीडियो चाहिए होगी, एक बढ़िया से थोड़ा 10-15-20 मिनट चाहिए होंगे, जो कि अपने पास अभी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि ये लिखा क्या है, ठीक है। चलिए साहब, अच्छा जी, यहां पर लिखा हुआ है साहब बैलेंस इक्वेशन क्या है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भैया 9th क्लास में बताया था ना, मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, तो यहां पर यही आपको ध्यान दिला रहा है। इस वजह से जो है टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। मतलब सिंपल इसी वजह से, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से ही और तुम्हारे रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मास अपन को हमेशा बराबर होना चाहिए। बढ़िया, क्या बोला है, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। मतलब कि भैया केमिकल रिएक्शन होने के बाद और केमिकल रिएक्शन होने से पहले यहाँ पर जो है हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं बोल रहा था कि हाँ कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद और केमिकल रिएक्शन होने से पहले अपने नंबर ऑफ एटम्स या फिर मास हमेशा बराबर होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अगला क्या लिखा है, यहाँ बोला है हैंस वी नीड टू बैलेंस अ स्केल्टन केमिकल इक्वेशन। मतलब जो स्केल्टन केमिकल इक्वेशन है, मतलब जो अनबैलेंस इक्वेशन है, उसको अपन को भाई बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जो मास होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए। बढ़िया, आगे चलते हैं। इज क्या है, इस केमिकल इक्वेशन बैलेंस, मतलब बोल रहा है जो 1.2 थी, क्या भैया ये बैलेंस है कि नहीं है, बता दो बढ़िया से, ठीक है। अच्छा 1.2 कहाँ है, हाँ वही होगी, ठीक है 1.2, हाँ ठीक है। अपन बोल सकते हैं कि नहीं साहब ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो साहब थोड़ा आगे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो क्या बोला है कहाँ पर थे अपन, यहाँ पर थे, ठीक है। ये हो गया था, क्या है, इन द अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ, ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यहाँ पर ये रिएक्शन देख लो, ठीक है। ये तो नॉर्मली बड़े बड़े वर्ड्स में हो गई, बट इसको जब थोड़ा कंसाइज करके थोड़ा छोटे से रूप में लिखेंगे तो अपन जिंक को Zn लिख सकते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4। जैसे ही केमिकल रिएक्शन वगैरह करोगे, अब आप देखो, नोटिस करो कि किधर किधर कितने आइटम्स है। देखो यहाँ पर जिंक 1 है, बढ़िया, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और सल्फेट कितना। अच्छा कुछ लोग होते हैं कि सल्फर को 1 पढ़ते हैं, सल्फर 1, सॉरी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है कि आपको दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा, हाँ, और अपनी एनसीईआरटी की किताब जरा अपने हाथ में लेके बैठिएगा साहब, ठीक है, ताकि अगर मेरे से कुछ छूट जाए, हालांकि छूटेगा नहीं। चलो बढ़िया, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, बढ़िया सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। और एक बार यहाँ पर नोटिस आप करो कि भैया बराबर है कि नहीं है। यहाँ पर जिंक है 1, यहाँ पर जिंक है 1, यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर सल्फेट 1 है, यहाँ पर भी सल्फेट 1 है। साहब ये तो पूरी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। तो इसी प्रकार की इक्वेशंस को अपन लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर यहाँ पर कुछ थोड़ा नाप तोल करके, अगर नाप तोल थोड़ा बिगड़ जाता तो स्केल्टन इक्वेशन कहलाता। बढ़िया, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भैया रिएक्टेंट की तरफ के सारे लिखो, प्रोडक्ट की तरफ के सारे लिखो, और नॉर्मल देख लो कि कहाँ बैलेंसिंग की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है। एक बार यहाँ पर एक छोटा सा और बता देता हूँ महाराज, ये एक एग्जांपल है, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। क्या बोला गया है,
यहाँ पर बोला गया साहब कि एक आयरन ले लो, आयरन में आप लोग पानी डालो, आयरन लो, आयरन में पानी डालो, जैसे ही आप पानी डालोगे आप लोग देखोगे Fe3O4 बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। अब एक बार इसकी बैलेंसिंग चेक करो। बैलेंसिंग क्या मतलब है, यहाँ पर एक है, ठीक है साहब, लेकिन यहाँ पर तो 3 है महाराज, यहाँ तो 3 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और देखते हैं, ठीक है, और देखते हैं। अच्छा बैलेंस करके बताता हूँ क्या है। देखो नॉर्मल यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है। अगर आपको 3 बनाना है तो क्या करोगे, नॉर्मल सी बात है 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो फेरियम को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं अपन लोग ऑक्सीजन को देखते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4 है, और यहाँ पर तो 1 ही है। अब 1 को 4 बनाए क्या करोगे, 4 से गुणा करोगे। अब एक चीज और बता दो, इंपॉर्टेंट सी चीज बता रहा हूँ, सुन लो। कभी मान लो कि तुम्हें भैया आराम से बनाना है, ठीक है, यहां लिखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, Fe लिया, पानी लिया, ठीक है, और आपको क्या करना है, बनाना है आपका Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इसको आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या है, एक छोटा सा गलती कर दिया हम लोग, ये Fe यहाँ छोटा वाला लिख दिया, छोटा वाला नहीं लिखना, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण जाए पर गलती ना हो जाए, ठीक है। Fe3O4 है ना, Fe3O4, ठीक है। चलिए बढ़िया सा। अब एक बार देखो, यहाँ पर आयरन कितने हैं, 3, यहाँ पर 3 लगाओ, ठीक है। अब अगला क्या देखना है, अगला देखना है ऑक्सीजन। अब तुम बोलोगे भैया ऑक्सीजन ही क्यों देखना है, बताना जरा। हाइड्रोजन देख ले तो कोई दिक्कत है, भाई दिक्कत है, देखोगे तो तुमसे होगा ही नहीं वो सॉल्व। नॉर्मल आपको क्या करना है, पहले सबसे बड़ी जो भी सबसे बड़ा नंबर है वो आपको नोटिस करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर तो 1 ही है। अब आप क्या करोगे, आप थोड़ा दिमाग से लगा लोगे, कहीं बोलो भैया 4 तो यहाँ लगाएंगे, हो गई बैलेंस। बिल्कुल ही गलत जवाब है भाई साहब। हमेशा जो भी मल्टीप्लाई आप लोग करोगे वो किसी भी एक मॉलिक्यूल के आगे की तरफ वो नंबर लिखोगे, ठीक है, और वो जो नंबर होगा वो पूरे मॉलिक्यूल में फिर वो मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा। क्लियर, बढ़िया। तो अब यहाँ पर आपको नहीं लिखना है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब आपको क्या करना है, नॉर्मल यहाँ पर आपको 4 लगाना है, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन पहले 2 थे, अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो गए, यहाँ पर 2 हैं। अब 2 को अगर 8 बनाने क्या करोगे, 4 से गुणा। मैं बहुत जल्दी बता रहा हूं क्योंकि अपने पास समय नहीं है, और मेरा इंटेंशन नहीं था कि ये मैं कराऊं, ठीक है। नॉर्मली फिर भी मैंने एक एग्जांपल करा दिया है, बाकी आप लोग बैलेंसिंग थोड़ा खुद कर लेना, ठीक है, इसको खुद करना। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये आ गया, आजा भाई। कुछ भी नहीं है, ये पार्ट मैं पूरा का पूरा स्किप करा रहा हूं क्योंकि आई डोंट थिंक कि मेरे को ये कराना चाहिए, बिकॉज इफ यू वांट टू लर्न इट सो मे बी मेरे को दूसरी वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए, क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू लर्न दैट ऑल थिंग्स इन वन वीडियो सो दैट लेक्चर विल बी सो बड़ा। बढ़िया, चलो आगे चलते हैं ना। ये मैं स्किप करा रहा हूँ, एक बार खुद इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी कोई बात नहीं, हम चलते हैं इस पे। हाँ ठीक है, यहाँ पर भी बैलेंसिंग का ही मामला है, कोई बात नहीं साहब, बैलेंसिंग का ही मामला है, इसकी अलग वीडियो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आओ साहब, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि भैया केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन होती है वो बैलेंस कब होती है, अनबैलेंस कब होती है, स्केलेटन इक्वेशन क्या होता है, हम क्यों करते हैं, वो सारी बातें आपको पता लग गई, ठीक है। और मैं यहाँ से बैलेंसिंग वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ, अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप पे, ठीक है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नॉर्मली यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। वी हैव लर्न इन, ओ रुक जा भाई, क्या है, दिख रहा है ना भाई, अगर नहीं दिख रहा तो एक बार बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिख रहा है ना भाई, चलिए पढ़ते हैं, बढ़िया, ठीक है। क्या लिखा है, देखो यहां पर लिखा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। वी हैव लर्न इन क्लास 9th दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज अनदर, नॉर क्या है, नॉर डू एटम्स डिसअपेयर फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अपेयर, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि जब आप लोग 9th क्लास में थे आपने नोटिस किया कि भैया कोई भी एटम्स को बना तो आप सकते नहीं हो, और ना वो एटम जो है कहीं भाग जाएगा, गायब हो जाएगा, मतलब एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। आपको इतनी बातें पता है, ठीक है। किसी भी मिक्सचर में से ना तो अपीयर हो जाएगा ना डिसअपियर हो जाएगा, और ना ही आप उसको बना सकते हो, ठीक है, बढ़िया। एक्चुअली क्या है, actually chemical reaction involve in breaking and making of bonds between atom and produces new substances। ये क्या बोल रहा है कि जो भी एटम में जो भी आपने रिएक्टेंट्स वगैरह लिए हैं उन्हीं के जो एटम्स हैं वो ही इधर से उधर बॉन्ड बनाते हैं
और उन नए बॉन्ड्स के द्वारा ही कोई एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। बढ़िया, तो सिंपल सी बात है, अगर वो बॉन्ड इधर उधर होंगे तो नॉर्मल सी चीज है कि उसकी प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाएंगी। इसी वजह से जो प्रोडक्ट होता है उनकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से अलग होती हैं। कुछ नहीं है, इतनी सी बात बोल रहा हूँ खाली कि नॉर्मल जो भी बॉन्ड्स वगैरह होते हैं सिर्फ बॉन्ड्स के इधर से उधर होना, मतलब बॉन्ड्स का एक एटम से छूट के दूसरे एटम के साथ बनना ही उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें जो भी डिफरेंशिएशन होता है वो बस वही है। ठीक है, क्या है, यू विल स्टडी अबाउट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन चैप्टर 3rd और 4th। मतलब कि वो जो बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह और भी चीजें होती है, वैन डर वाल्स फोर्स वगैरह, वो आप लोग 11वीं में पढ़ोगे। बाकी चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लो। मैं आपको पहले बता दूं ताकि समझ में आ जाए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था, दो रिएक्टेंट मिले, एक प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो यहाँ से अलग होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि वहां पर जो बॉन्ड्स का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह एक से टूटे दूसरे मिले, बस वही, इसी के कारण उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। ठीक है, यहाँ देखो एक्टिविटी 1.4 में क्या करना है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में, ठीक है, और क्विक लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम, मतलब अपन यहां से ये वर्ड समझ में आता है कि इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, बहुत बढ़िया। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। ठीक है, स्लोली ऐड वाटर टू ऑन इट, मतलब क्या करना है आपको, क्विक लाइम लो, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दो, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग पानी ऐड करोगे तो आप लोग देखोगे टच द बीकर, मतलब थोड़ा टच वच करके देखो क्या उसका टेम्परेचर वगैरह बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बताओ टेम्परेचर वगैरह बढ़ा कि नहीं बढ़ा। भाई बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ेगा, और प्रोडक्ट में क्या बनेगा, ये रिएक्शन बनेगी, तो आपको पता ही है, आगे वो दिख भी जाएगा, देखो यहाँ पर है ना, हीट वगैरह भी निकलेगी, हीट, तो जैसे हीट निकलेगी टेम्परेचर क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि बढ़िया जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर, मतलब कि जो कैल्शियम ऑक्साइड आपने लिया है, जो स्लेट लाइम आपने लिया है, ये पानी के साथ रिएक्शन करेगा और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बना के देगा और हीट भी देगा। बढ़िया, ठीक है। और ये यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट भी बहुत ज्यादा रिलीज करता है। यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी हुई है, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम इक्वेशन वहां पर लिखवा दी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब कोई एक ऐसी रिएक्शन जहां पर कि नॉर्मली दो रिएक्टेंट्स मिलकर नॉर्मल एक कोई प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हुआ, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, क्विक लाइम लिया, थोड़ा सा पानी वानी छिड़का, जैसे ही पानी छिड़का यहाँ पर आपको बढ़िया सा स्लेट लाइम मिल गया जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, और हीट, यहाँ पर दो रिएक्टेंट मिले, एक प्रोडक्ट बनाया, सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बढ़िया, थोड़ा आगे चलते हैं बिना समय को व्यतीत किए, यहाँ से एक डेफिनेशन अच्छी सी मिल सकती है इफ यू हैव नॉट, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए साहब थोड़ा आगे चलें। थोड़ा सा आप जैसे आगे चलोगे यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सी एक चीज लिखी गई है कि डू यू नो, मतलब कि क्या आपको ये पता है, एक बार पढ़ के बताता हूँ क्या है, ठीक है। अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम, क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम, यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज होंगे जैसे स्लेट लाइम, क्विक लाइम, ठीक है, लाइम स्टोन वगैरह, होप यू नो, ठीक है, उम्मीद करता हूँ पता है। क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन 1.3, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि नॉर्मली आपने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया, थोड़ा पप्पा छिड़का, जैसे पप्पा छिड़कोगे नॉर्मली आपको क्या मिलेगा, स्लेट लाइम, जिसको अपन लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं क्या है, ठीक है, और ठीक है, बढ़िया, इज यू व्हाइट वॉश। यहाँ पर थोड़ा सा जो एनसीईआरटी ने दोगलापन किया है, क्या बताऊं आगे, ठीक है। क्या लिखा है देखो, यहाँ पर बोला गया है अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ 1.3, वो जो अभी कराई थी, ठीक है, क्या है, इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। जैसे थोड़ा आगे बताऊंगा कि एनसीईआरटी कैसे गलत है, आगे थोड़ी सी गलती हो गई, कोई बात नहीं, माफ कर देंगे, ठीक है। क्या है देखो, यहाँ पर बोला कि व्हाइट वॉश मतलब पुताई उताई बढ़िया करने के लिए कहीं यूज किया था, ठीक है, यहाँ पर बोला गया, ठीक है, क्या है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि क्या है, नॉर्मल सुनो, यहाँ पर क्या किया अपन ने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, बढ़िया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसमें जैसे ही आप लोग CO2 डालोगे, यहाँ पर एक बढ़िया सा प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अपन लोग लाइम स्टोन के नाम से भी जानते हैं, चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। बढ़िया, ठीक है, एक 3 से 4 दिन के बाद
बढ़िया सी शाइनिंग वगैरह आती है वॉल्स में। एक क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि बताओ कि बढ़िया पेंट वगैरह करने के बाद क्यों 3 से 4 दिन के बाद शाइनिंग आती है? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा है और उसके रिएक्शन होने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट की एक थिन सी, एक पतली सी लेयर चढ़ जाती है जिसके कारण शाइनी होती है। बहुत बढ़िया। चलो ये चीज पता है ना, मार्बल वगैरह इसको लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एक बढ़िया सी एक रिएक्शन लिख दी है, क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अपन ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कैल्शियम कार्बोनेट और ये बन गया। ठीक है, इसको बढ़िया। आगे चलते हैं, क्या है? लेट डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थोड़ा और एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या है? कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, क्या है? कार्बन लिया, बढ़िया। तो अपन यहां पढ़ते हैं ना, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने पहले ये रिएक्शन करा दिए, एक बार यहां पर छोटा सा एग्जांपल और दिया गया ताकि आप और अच्छे से समझ जाओ। हालांकि है कुछ नहीं, कार्बन लेना है, ऑक्सीजन लेना है। मैं एक बार इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है? नॉर्मल मेरे हिसाब से आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना? अब दिख रहा होगा, ठीक है? क्या है? अपन ने क्या किया, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। नॉर्मल है, कार्बन लिया, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। यहां पर भी अपन ने क्या किया, दो रिएक्टेंट लिए और एक प्रोडक्ट बनाया। नॉर्मल यही है, ठीक है? उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन ले लो, H2 ले लो, O2 ले लो, पप्पा बना दो। हाइड्रोजन लो, O2 लो, पप्पा बना दो। नॉर्मल सी बात है, ये भी एक दो रिएक्टेंट्स हैं, एक प्रोडक्ट से। क्लियर? बढ़िया। आगे चलते हैं। अब क्या बोला है, in simple language we can say that when two or more substance elements or compound, ठीक है, combine to form single product, the reaction is called combination reaction। बहुत अच्छी डेफिनेशन, लिख लो, पेपर में काम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोला है, in activity 1.4 we also observe that a large amount of heat is involved, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। मतलब कि अपन ने देखा था ना अभी, वो देखा अपन ने, नोटिस किया था कि बढ़िया कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें जैसी पानी छिड़का तो बढ़िया हीट से निकली थी। बढ़िया। अब इससे अपन को क्या पता लगेगा, जो मिक्सचर बनेगा वो थोड़ा वार्म होगा। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब सिंपल यहाँ बोला गया है कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान अगर हीट वगैरह निकल रही है, जैसे अभी निकल रही थी कैल्शियम ऑक्साइड वाले एग्जाम्पल पे, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे चलते हैं। क्या बोला है, अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। यहाँ पर नेचुरल गैस से पूछा जाएगा CH4। ठीक है, ध्यान रखना, नेचुरल गैस जो होती है CH4 होती है। CH4 बढ़िया गैस लो, नेचुरल गैस हो गई। जैसे इसको बर्न करोगे तो आपका क्या बनेगा, तुम्हारा H2O बनेगा, CO2 बनेगा और हीट वगैरह जो है रिलीज हो जाएगी। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। ठीक है, एक बार रेस्पिरेशन भी बोल रहे हैं कि भैया डू यू नो द रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक। बिल्कुल हमें पता है। जैसे ही आप लोग थोड़ा ऐसा करोगे, नोटिस करना आपके जो पाम होगी वो थोड़ा सा इट विल फील लाइक समथिंग वार्म। ठीक है, सो वी कैन से दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थोड़ा आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अपन इसमें इस लेक्चर में बिल्कुल भी बकवास नहीं कर रहे हैं क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्या है, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। अपन को पता है कि भैया एनर्जी चाहिए अपन को। ठीक है, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोक डाउन इनटू ग्लूकोज। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया नॉर्मल आप जो भी चावल, दाल चावल, फलाना ढिकाना जो भी खाते हो वो नॉर्मली सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जिसका नाम होता है आपका जो भी ग्लूकोज होगा। ये पूछ लेगा, ये पूछ सकता है कि राइस वगैरह सबसे सिंपल फॉर्म क्या होता है, तो ग्लूकोज। क्लियर, ग्लूकोज। और इसी वजह से ग्लूकोज आएगा तो लगा के आना भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, द ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन सेल्स ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, लाइफ प्रोसेस में आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज वगैरह होता है, पायरुवेट में चेंज होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो वहीं पर आप लोग नोटिस करोगे कि भैया वहां पर एनर्जी वगैरह थोड़ा निकलती है। इसी वजह से वो जो रिएक्शन होती है वो थोड़ा एक्सोथर्मिक हो जाती है। यहाँ पर क्या बोला है, द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। ठीक है, यह बोला गया है। ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन जैसे ही मिलेगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है और एनर्जी बनती है। और इसी रिएक्शन को एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते थे, है ना। एरोबिक एनारोबिक याद आ रहा होगा, तो इसीलिए एनर्जी निकल रही है, तो यहाँ पर जो होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, अगला क्या बोला है, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोज्ड इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जो भी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं जब वो कंपोस्ट की फॉर्म में चेंज होते हैं तो वहां से भी काफी एनर्जी निकलती है। एंड इट ऑल्सो नोन एज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उसका। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, बढ़िया।
थोड़ा सा आगे चलोगे तो आपको मिलेगी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब जैसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन मिलेगी, यहाँ पर 1.5 एक्टिविटी है, क्या जल्दी से पढ़ते हैं, क्या है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब्स, ठीक है। मतलब एक नॉर्मली एक ट्यूब लेना, थोड़ा बर्न वगैरह कर लेना, बर्न मतलब उसमें से जो भी लिक्विड्स होगा वो हटा देना, और उसमें आपको फेरस सल्फेट डालना है, ठीक है। फेरस सल्फेट मतलब FeSO4, ये रहा, ठीक है। बढ़िया एक ट्यूब लेना, ऐसे ट्यूब में क्या करना है, FeSO4 डाल देना। अब जैसे आप लोग FeSO4 वगैरह डालोगे, ठीक है, उसका थोड़ा कलर वगैरह ऑब्जर्व कर लेना क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा अभी क्या होता है, ठीक है। बढ़िया, इधर हीट द बॉयल ट्यूब फ्लेम, ठीक है। यहाँ पर बोला है नॉर्मली आप लोग क्या करना, FeSO4 लेना, FeSO4 अपन ने लिया, और FeSO4 को क्या करना, हीट कर देना, थोड़ा हीट करना। जैसे आप इसको हीट करोगे तो आप लोग देखोगे Fe2O3 और SO2 और SO4 निकलेगा, ठीक है, ये निकलेगा, जिसमें कि आपको पता होगा कि ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ये तुम्हारा सल्फाइड होता है, और ये फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो तुम्हें नॉर्मली पता ही है। बढ़िया, यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा कि बर्निंग सेंसेशन कौन देता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड देता है। आगे चलते हैं, क्या है देखो, यहाँ पर लिखा है इन रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स, दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जब भी कोई एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होगा तो नॉर्मली इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसके नाम से भी समझ सकते हो, डीकम्पोज मतलब टूटना, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, सल्फेट, ठीक है, इतना सही है। एक चीज यहाँ पर देखो लिखी गई है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स बने हैं, वैसे मैंने बता दिया, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ट्राइऑक्साइड, सल्फाइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, और यही चीजें, ठीक है। क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या बोला है, आपको नॉर्मल लेना कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ वही कैल्शियम कार्बोनेट जो आप लोगों ने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिला के बनाया था। बढ़िया, अब इसको जैसे आप लोग हीट करोगे तो क्या कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये नॉर्मल एग्जांपल भी, इट कैन बी सेड दैट इट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ वी आर कमिंग एट द नेक्स्ट, ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये सब हो गया, ठीक है। अपन लोग चैप्टर की समाप्ति की ओर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, देखते हैं कब तक ये सब कुछ हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार ये वाला थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है, आपको क्या करना है, टेक 2 ग्राम लीड नाइट्रेट लेना है, PbNO3 लेना है, ठीक है, PbNO3 लेना है आपको 2 ग्राम, ठीक है, और इसको बढ़िया बॉइलिंग ट्यूब वगैरह में रख देना है, ठीक है। और ये रहा ना, एक आपको ट्यूब लेनी है, इसमें आपको क्या करना है, PbNO3 डालना है, और बढ़िया इसको थोड़ा हीट कर देना। जैसे ही आप हीट करोगे तो आप लोग नोटिस करोगे कि आपका क्या क्या बनेगा, PbO, ऐसा कुछ बनेगा, वो आगे आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये भी बोला गया, देखना क्या बोला है, ये क्या है, यू विल ऑब्जर्व दैट इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, मतलब जैसे आप इसको नोटिस करोगे तो यहाँ से ब्राउन कलर की वेपर्स निकलेंगी, और ये ब्राउन कलर की वेपर्स जो होंगी वो NO2 की वजह से होंगी। ये इसको लिख लो, ठीक है, लिख लो बढ़िया की NO2 की वजह से जो अपनी ब्राउन वेपर्स निकलती हैं। चलिए, ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, ये तो कंप्लीट हो ही गया, ये रिएक्शन आगे लिखी होगी मैं पूरा बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्शन, ठीक है, अपन ने क्या किया, लीड नाइट्रेट को लिया, PbO लिया, NO2 और ऑक्सीजन निकलेगा, और NO2 की वजह से ही जो है ब्राउन कलर की वेपर्स निकलती हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं, ठीक है। और ये भी एक एग्जांपल बहुत अच्छा है। हाँ, बढ़िया, चलो एक बार इसको भी देख लें, चलो देख लेते हैं साथ में, चल रहे हैं तो छोड़ना गलत ही बात होगा। क्या है, टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक का मग लो, 2 छेद करो उसमें, उसके मतलब नॉर्मल जो उसका जो बेस होगा वहां पर 2 छेद करना, और उसमें बढ़िया एक इंसर्ट कर देना कार्बन के इलेक्ट्रोड्स। मतलब एक मग्गा लो, ऐसे मग्गा, 2 नीचे छेद करो, 2 छेद करके इसमें ये कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगा दो। बढ़िया, इलेक्ट्रोड लगाने के बाद आपको क्या करना है, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी, मतलब 6 वोल्ट की बैटरी वगैरह साथ बढ़िया कनेक्ट कर देना। ये जो है ना, इसको 6 वोल्ट की ऐसे करके बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना, ऐसे बहुत बढ़िया, सेल के साथ बैटरी के साथ जो भी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, इसको बढ़िया से थोड़ा भर बुरा देना सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है, जल्दी से। जैसे आपने लिया, यहाँ तक आपको करना है H2SO4 भर देना है, यहाँ पर दिया भी गया है, ठीक है। नॉर्मल H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स वगैरह डाल देना। अच्छा, बोलेगा कि क्यों डाला H2SO4 की ड्रॉप्स, तो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो आयंस की वजह से होता है। अगर आप यहाँ पर ये H2SO4 या फिर कोई और इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालोगे तो फिर
तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ही नहीं होगा। यहाँ पर मैंने एक वर्ड किया है इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट को पूरा समझाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। नॉर्मल आपको ध्यान रखना है, जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और जो भी स्ट्रॉन्ग मतलब सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, कहाँ पढ़ते अपन, यहाँ आते हैं ना। करंट का बढ़िया स्विच ऑन वगैरह कर देना कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या है, यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल। जैसे ही आप लोग इसका स्विच ऑन वगैरह करोगे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर कुछ बबल्स वगैरह का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन वगैरह हुआ ये आपसे पूछ रहा है कि जो उनका वॉल्यूम होगा, मतलब जो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन वगैरह वहां से निकलेगी, क्या उसका जो वॉल्यूम वगैरह वो फिक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये खुद ही आगे इसका जवाब दे देंगे। चलो आगे चलते हैं। क्या बोला है, बबल्स वगैरह, ठीक है ठीक है। क्या है, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड सेम, मतलब जो भी गैस वगैरह हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन निकलेगी क्या उनका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है कि नहीं है, आगे बताएंगे क्या है, ठीक है। क्या है, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद रिस्पेक्टिव गैस रिमूव देम केयरफुली, मतलब जैसे ही नॉर्मल गैसेस वगैरह बढ़िया निकलने लगे तो नॉर्मल आपको करना है, उसको रिमूव करना है, जो बैटरी वगैरह है उसको बढ़िया से हटा देना, ठीक है। फिर क्या है, टेस्ट दीज गैसेस, वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल और दूसरा माउथ के पास। सुनो अब यहाँ पर नॉर्मल सी बात पता है कि एक तो हाइड्रोजन वगैरह निकलेगी और ऑक्सीजन वगैरह निकलेगी। कैसे पता हमें ऐसे पता क्योंकि जैसे ही इसमें पानी भरा है, अब पानी में से क्या ही निकाल लोगे तुम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो निकालोगे। और नॉर्मल मैं भी यहाँ पर बता देता हूँ, जो हाइड्रोजन गैस है इसको पहचानोगे कैसे, जैसे बर्निंग कैंडल के पास ले आओगे पॉप साउंड करेगी, ठीक है। और जो ऑक्सीजन वगैरह ये तो आपको पता है कि बढ़िया उसको बढ़ा देगी, आग को बढ़ा देगी। चलो बहुत बढ़िया। फिर क्या है, मतलब आगे चलते हैं एक बार 1.8 वाली देखते हैं। यहाँ क्या लेना है, टेक अबाउट 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है, ये रहा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और इसको चाइना डिश में रख लेना है, ये इसको बोलते हैं चाइना डिश, ठीक है। चाइना डिश में रख लेना है, इसका कलर वगैरह बताना है कि क्या है, वो खुद ही बताएगा आगे, ठीक है। क्या है, हाँ, प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम, मतलब बढ़िया से चाइना डिश लो जिसमें आपने AgCl डाला है, बढ़िया से धूप वगैरह के पास रखे आओ, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही आप रख के आओगे तो आप लोग नोटिस करोगे इसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये बोल भी रहा है, क्या है, यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड। अब इसने खुद ही बता दिया कि जो AgCl आपने लिया है ये व्हाइट कलर का होता है, ये जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड है ये ग्रे कलर में टर्न हो जाएगा व्हेन इट विल कम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। और इसी प्रकार की रिएक्शन को अपन लोग बोलते हैं, जो है ये भी एक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, जल्दी से बताता हूं। डिकम्पोजिशन मेनली 2 प्रकार के आपने अभी तक पढ़े हैं। पहला थर्मल पढ़ा है कि नहीं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी से पढ़ लिया आपने, जो पानी यहाँ पर टूट रहा है, पानी H2 और O2 में टूट रहा था, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भैया वो हीट की सहायता से टूट रहा था, वो एंडोथर्मिक का एग्जांपल होता है, एंडोथर्मिक का एग्जांपल भी, और उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब जब भी कोई एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ हीट, देन वी विल कॉल इट thermal decomposition, and if that reaction is occur in the presence of electricity, then we will say that reaction is called electrolytic decomposition, ठीक है। and if it is happening in the presence of sunlight, then we will call it what we will call it photolytic decomposition, and it is the example of that। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। बस खत्म होने वाला है मित्रों, थोड़ा सा रहना है ना। यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल है, एक बार मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव लाइक सेम वे, ठीक है। मतलब आपका क्या, जैसे आपने अभी AgCl वगैरह लिया था ना, अगर आप लोग इसकी जगह AgBr ले लोगे, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड ले लोगे, तब भी वो सेम टू सेम रिएक्शन करेगा, ठीक है, बढ़िया। और यहाँ पर थोड़ी सी और बातें बताई गई है, क्या है देखो, ठीक है। क्या है, द अबव रिएक्शन आर यूज टू ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, भूलना मत, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी वगैरह के लिए यूज किया था, पूछ लेगा तुमसे, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। चलो बस खत्म होने वाला है, ठीक है। क्या बोला है, सुनो, द अबव रिएक्शन आर यूज इन व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, form of energy is causing decomposition reaction. We have seen that decomposition reaction require energy either in the form of heat, light, electricity for breaking down the reactants in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. अपन ने क्या देखा कि decomposition reaction हो रहा है by the help of sunlight, electricity, ठीक है, और तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल वगैरह, ठीक है, हीट वगैरह की सहायता से। तो यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इस प्रकार की रिएक्शन को अपन बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक बार यहाँ पर थोड़ा और पढ़ते हैं, ठीक है। ओहो, ये रहा, देखो, देखना क्या है यहाँ पर, मैं बताता हूँ एनसीईआरटी का दोगलापन। क्या बोला, देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉश, ठीक है साहब, व्हाइट वॉश वगैरह के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। क्या है, नेम द सब्सटेंस एक्स
ठीक है, और उसका फॉर्मूला लिख दो। यहाँ पर बोला है कि महाराज एक बढ़िया एक कंपाउंड है जो कि वाइट वॉश के लिए यूज किया जाता है, उसका नाम बताओ। ठीक है जी, चलो नाम बताते हैं। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उन्होंने बोला था। ठीक है जी, ये बोला था कैल्शियम का। एक मिनट चेक कर लेते हैं ना। ठीक है, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। एक मिनट दिखा देता हूँ। कहाँ है? हाँ ये रहा। हाँ ये रहा ना। व्हाइट वॉश के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ये लिखा हुआ है इन्होंने, स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम इज यूज फॉर व्हाइट वॉश। भाई साहब ये तो बढ़िया है यार, ये तो सही लिखा भाई, सही है भाई। माफ करना एनसीईआरटी जी, इट इज माय फॉल्ट। ठीक है, इट वाज माय फॉल्ट। हम अपनी कही हुई बातें वापसी लेते हैं। ठीक है, चलिए साहब, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये थोड़ा हमसे गलती हो गया, लेकिन अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या बोला है कि भैया उस नाम, वो नाम बता दो जो व्हाइट वॉश के लिए यूज किया जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख देना चुपचाप से। ठीक है, एनसीईआरटी साहब से ज़्यादा मत बोलना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से थोड़ा सा ज़्यादा मत बोल। इधर कैल्शियम ये लिया अब। ठीक है, ये तो नाम हो गया इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम करके भी लिख सकते हो आप लोग इसे। और क्या बोला है, किसकी रिएक्शन जैसे ही आप लोग किसके साथ कराओगे, पानी के साथ। ओहो, आ गए राजा, आ गए। अब देखो यहाँ, देखो क्या बोल रहा हूँ, अभी दिखा के लाया था ना कि जब भी तुम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह व्हाइट वॉश के लिए यूज किया जाता है, और ये भी लिखा हुआ था वहां पर। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसकी रिएक्शन पानी के साथ कराओ, पानी के साथ कराओ। क्या ही रिएक्शन कराओगे तुम, इसकी रिएक्शन होगी नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ये जवाब जो है, अगर आपको इसको बहुत सुटेबल सा रखना है, तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड रखना पड़ेगा इसकी जगह पर। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड मतलब एक्स जो कंपाउंड दे रखा है, उसका जवाब आएगा कैल्शियम ऑक्साइड। यहां पर बोला है ना, नेम द सब्सटेंस विच हैज बीन यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश वगैरह, तो वो जो कंपाउंड होगा कैल्शियम ऑक्साइड होगा। अगर आप लोग इसको अब अगर पानी के साथ रिएक्ट कराओगे, तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। देख लो भाई, अभी मैंने आपको वहां दिखाया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, व्हाइट वॉश के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर हम लोग उसको एक्स मानते, ठीक है, अगर अपन लोग उसको एक्स मानते, तो इसकी रिएक्शन पानी के साथ तो हो ही नहीं पाती, तो ये वाले का आंसर आता ही नहीं। तो अगर आपको इसका जवाब लेना है, तो एक्स की वैल्यू, सॉरी, जो एक्स का जो कंपाउंड होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड होगा, और वरना सर्च भी कर लेना। ठीक है, बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है ये अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तो समय नहीं है खैर, और हो भी जाएंगे वो यूं ही। ठीक है, रफ हो जा। हाँ, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक छोटी सी क्या है, बोला है कि भाई साहब टेक 3 आयरन नेल, सॉरी क्या है, टेक 3 आयरन नेल एंड क्लीन दैम बाय रबिंग ऑफ सैंड पेपर। 3 आयरन तीन कील ले लो, बढ़िया से सैंड पेपर से साफ कर लो। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स मार्क्ड ए और बी। ठीक है, 10 ml लो आप लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या करना है, बढ़िया से 3 आयरन नेल लेनी है, बढ़िया उसको साफ वाफ कर लेना, जिसमें से 2 में, ठीक है, आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लेना है। ये रहा देखो। ठीक है, ये बढ़िया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपको दिख रहा है, ये कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, बढ़िया। इसमें जैसे आप लोग कील वगैरह डालोगे, ठीक है, जैसे कील वगैरह डालोगे इसका कलर वगैरह चेंज हो जाएगा, वो आप लोगों को आगे दिख जाएगा। ठीक है, आगे दिखा देंगे। चलो साहब देखो, एक बार देखो, नॉर्मली अपने पास ये 2-3 बोले थे उन्होंने, एक अपन ने कॉपर सल्फेट लिया, जैसे ही इसमें आप लोग थोड़ा कील वगैरह डालोगे, जो कील का कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, और नॉर्मल यहाँ पर ये लिखा होगा, देखो क्या है, व्हाई डज आयरन नेल बिकम ब्राउनिश, ठीक है, और एंड ब्लू कलर। ठीक है, कॉपर सल्फेट फेड्स, मतलब ये बोल रहा है कि जैसे ही आपने कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू था, दिखाया था, अब जैसे ही आप लोग कॉपर सल्फेट में आयरन की कील डालोगे, तो जो आयरन जो ये होगी वो तो ब्राउनिश हो जाएगी, दिख रही होगी, और ये जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन था वो थोड़ा फेड हो जाएगा। फेड मतलब थोड़ा हल्का हो जाएगा। बढ़िया, यहाँ पर यही लिखा है कि पहले अपने पास आयरन थी, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जैसे ही इसमें रिएक्शन कराओगे तो जो Fe होगा वो कॉपर को थोड़ा डिस्प्लेस कर देगा और खुद उस रिएक्शन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा, Fe ने कॉपर को हटा दिया और खुद आ गया, और FeSO4 बना लिया। बढ़िया, तो ध्यान रखना, जब भी कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन या उस कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे, इस प्रकार की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर दिख भी गया होगा, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्या है, इन अ रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड or removed another element copper from copper sulfate solution, this reaction is displacement reaction। बता दिया है अभी, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा, जैसे कि यहाँ पर हुआ है। आगे चलते हैं, क्या है, यहाँ पर कुछ और एग्जांपल है।
जिंक लेना, कॉपर सल्फेट लेना, देखना जिंक सल्फेट बन जाएगा, कॉपर अकेला छूट जाएगा। सेम टू सेम अगला है पीबी लेना, कॉपर क्लोराइड लेना, यहाँ पर PbCl2 मतलब आपका लेड क्लोराइड बनेगा और कॉपर फिर से अकेला बनेगा। यहाँ पर नोटिस कर रहे हो कि जो एक एलिमेंट है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो उसको कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके खुद जगह ले रहा है और इसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला क्या है, ये सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब यहां से आपको पढ़ना है क्या है, यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस, क्या है, यू विल ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट सब्सटेंस, कहाँ है व्हाइट, अच्छा पहले ये तो पढ़ लो एक्टिविटी क्या है। टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट लेना है, एक सोडियम सल्फेट लेना है, बढ़िया। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट लेना है, Na2SO4 लेना है, ठीक है। और आपको बेरियम क्लोराइड भी लेना है ना, बेरियम क्लोराइड भी लेना है, ठीक है। एक बीकर में ये लो, सॉरी एक बीकर बोलो, एक ट्यूब में ये लो, एक ट्यूब में ये लो। जैसे ही आप लोग इसको पूरा रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बनेगा, BSO4 बनेगा, BSO4 बनेगा, और हाँ ठीक है, और क्या बनेगा, NaCl बनेगा, है ना, NaCl बनेगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था और खुद आ रहा था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, जैसे ये जो Na+ मतलब जो कैटायन है, इस वाले कैटायन को इसके एनायन में से एक्सचेंज कर रहा है और खुद वहां पर आ रहा है। तो जब भी दो आयंस का एक्सचेंज होगा किसी भी रिएक्शन में, उस प्रकार की रिएक्शन को अपन बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे यहाँ पर पढ़ भी लेते हैं, क्या है, यू विल ऑब्जर्व दैट व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। यहां पर अगर आपसे बोलते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो सिंपल यहां पर आप बोलना भैया इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब जब भी कोई सब्सटेंस इनसॉल्युबल इन वाटर होगा और वो सेटल डाउन हो जाएगा तो उसको अपन लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, और वो सब्सटेंस होगा BSO4। ठीक है, BSO4 जो है एक व्हाइट कलर की PPT, ध्यान रखना दो है, PBI बताता है येलो PPT और ये मैंने BSO4 बताया व्हाइट PPT, तो इनको प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ये जो जिस रिएक्शन से हो रहे हैं उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और कभी भी अगर किसी रिएक्शन में अगर आयंस का एक्सचेंज होगा तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, तो आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ देखो सोडियम सल्फेट लिया, बेरियम क्लोराइड लिया, बेरियम सल्फेट बना दिया और सोडियम क्लोराइड बना दिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही है। और यहाँ पर जो BSO4 है, मतलब जो बेरियम सल्फेट है, ये क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा। ठीक है, और इसी बैठने वाली जो प्रक्रिया को अपन लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है साहब, हाँ फाइनली हम आ गए यहाँ पर। अब देखो क्या लिखा है, उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा दिख रहा होगा। ठीक है, फोन आ रहा है घर से, एक मिनट जरा, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। हेलो क्लास, तो थोड़ा सा इसको समझा देते हैं ना, क्या है क्या नहीं है। क्या है देखो, यहाँ पर लिखा है व्हाट कॉज दिस, मतलब कि नॉर्मल ये जो PPT बन रहा है यार, जो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्चुअल में हो क्यों रहा है वो ये बताएगा। क्या है, दिस व्हाइट प्रेसिपिटेशन ऑफ BSO4 इज फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ SO4 एंड, मतलब नॉर्मली मैंने आपको बताया, क्या बताया था हमने, क्या लिया था, सोडियम सल्फेट लिया था, Na2SO4 लिया था और BaCl2 लिया था, बेरियम क्लोराइड लिया था। रिएक्शन के तौर में अपन ने देखा था कि BSO4 बन गया था, ठीक है, और NaCl बन गया था। नॉर्मली आपने ये देखा था, बढ़िया। अब ये बोल रहा है कि बना क्यों, ये बना इसलिए क्योंकि सल्फेट जो था उसने बेरियम के साथ रिएक्शन कर ली थी और जो सोडियम था उसने क्लोराइड के साथ, मतलब आयंस का एक्सचेंज कर लिया, नॉर्मली यही बोल रहा है। ठीक है, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन सॉल्यूशन, मतलब जो सोडियम क्लोराइड होगा वो तो नॉर्मली सॉल्यूशन में रहेगा, लेकिन जो बेरियम सल्फेट होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट प्रेसिपिटेट एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड नाउ सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है, इन रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बता दिया था। ठीक है, बढ़िया। अब एक बार आ जाओ यहाँ 1.25 पे, क्या है 1.5 पे, क्या है एक बार देखो, एक्टिविटी 1.11 क्या है, हीट अ चाइना डिश, मतलब चाइना डिश लो, उसको थोड़ा हीट कर दो और उसमें कॉपर का पाउडर डाल दो। ठीक है, चाइना डिश लिया, कॉपर पाउडर उसमें डाल दिया आपने। ठीक है, बढ़िया। कॉपर को जैसे आप लोग हीट वगैरह दोगे, कॉपर लिया था, कॉपर को जैसे आप हीट दोगे आप नोटिस करोगे CuO बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, द सरफेस ऑफ कॉपर बिकम कोटेड विद ब्लैक, ठीक है, ब्लैक ऑक्साइड, मतलब ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जैसे ही आप लोग ऐसा नोटिस करोगे आप देखोगे कि कॉपर के ऊपर एक नॉर्मल एक लेयर चढ़ गई है, कोट चढ़ गया है जो कि ब्लैक कलर का होता है, पूछ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या है, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर, और ये कॉपर ऑक्साइड बोला, क्या बोला, नॉर्मली बोला था चाइना डिश लो, चाइना डिश में थोड़ा सा कॉपर डालो, कॉपर में जैसे हीट करोगे कॉपर ऑक्साइड बनेगा और वो कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर का हो जाएगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है इसलिए इसको अपन लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहेंगे, आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या देखो, कॉपर लिया, ऑक्सीजन लिया, हीट दिया, ठीक है, नॉर्मल जो है कॉपर
ये रहा देखो, कॉपर लिया, ऑक्सीजन लिया, नॉर्मल जैसे ही आपने हीट किया वो बढ़िया से कॉपर ऑक्साइड वगैरह बन गया। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे जैसे ही चलोगे तो यहाँ पर लिखा है इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीट मटेरियल कॉपर ऑक्साइड द कोटिंग सरफेस रिवर्स हो जाएगा उसका, ठीक है, जो भी ब्राउन कलर का था रिवर्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा एक बार नोटिस करो, यहाँ पर अपने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया, जैसे उसका रिडक्शन करोगे नॉर्मल वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर किया क्या किया, जो अभी यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बना था, यहाँ पर जो भी कॉपर ऑक्साइड बना था ना, बढ़िया, अब उस कॉपर ऑक्साइड में जैसे आप लोग हाइड्रोजन वगैरह उसमें से पास आउट करोगे तो यहाँ देख रहे हो कि कॉपर अपने आप बन गया, तो जो नॉर्मल जो कॉपर होगा वो बढ़िया ब्राउन कलर का जो सरफेस होता है उसको वो आपको दिख जाएगा। चलो आगे चलते हैं, क्या है, इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, इफ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। मतलब कि अगर कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज्ड कहलाएगा, और अगर अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो वो रिड्यूस्ड कहलाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड था यहाँ पर उसने लूज कर दिया तो इसलिए वो रिड्यूस्ड कहलाएगा, और इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसको रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। वो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। एक यहाँ पर नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मली जब एक ही रिएक्शन में दोनों चीज होती है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है, एक बार जल्दी से देखना, जल्दी से ध्यान देना। क्या है, आपने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड लिया, कॉपर ऑक्साइड में क्या किया आपने, थोड़ा हाइड्रोजन वगैरह ऐड कर दिया, जैसे ही आपने ऐसा नोटिस किया तो ये कॉपर बन रहा है और H2O बन रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना, ठीक है, या तो या हाइड्रोजन उसका रिमूव होना। बढ़िया, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके पास, लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन गायब होगा कि नहीं हो गया, बढ़िया। इस प्रकार की रिएक्शन को अपन लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, रिडक्शन, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर किसी रिएक्शन में कभी किसी एक इक्वेशन में, किसी एक रिएक्शन में दोनों पार्ट्स हो रहे होते हैं तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अपन लोग रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। एक चीज और बता दो जल्दी से महाराज, कि जो अपना ऑक्सीजन दूसरे को देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड है, ये अपना ऑक्सीजन दे रहा है पप्पा वहां पर हाइड्रोजन को, तो नॉर्मल जो कॉपर ऑक्साइड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूं जो ऑक्सीजन लेता है दूसरों से, जैसे H2O है, अगर ये ऑक्सीजन ले रहा है कॉपर ऑक्साइड से तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। नॉर्मल जो देगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो लेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट। बढ़िया, एक लास्ट देखते हैं, ठीक है, क्या है, थोड़ा सा एक लास्ट पेज है शायद। चलो यहाँ क्या लिखा है, क्या, इन रिएक्शन 1.31, कहाँ है 1.31, चलो पढ़ते हैं क्या। इन रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू, ओहो ये कहाँ गई, छोड़ दिया क्या इसे पीछे, ये रहा, अच्छा ये रहा ना, एक रिएक्शन और है, ये रहा रिडॉक्स रिएक्शन का एक बढ़िया सा रिएक्शन और दे रखा है। क्या है, जिंक ऑक्साइड लिया, बढ़िया कार्बन डालो, जैसे ही आप नोटिस करोगे कि यहाँ देखोगे कि जिंक तो अकेला रह गया और जो कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में आ गया। और यहाँ पर दो रिएक्शन ऐसी छोटी छोटी सी और है, ठीक है। नॉर्मल इसे नहीं भी करोगे या फिर एक बार खुद पढ़ भी लोगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। चलो साहब आगे चलते हैं, ठीक है। इस वाले पैराग्राफ में वही बात हो रही है, एक बार अगर आप नोटिस करोगे, मतलब एक बार अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार यहाँ देखते हैं, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लास्ट में पहुंच गए हैं बिल्कुल। एक बार देखो कोरेजन का मतलब क्या है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल आर शाइनी when new but get coated with reddish brown powder when left for some time। मतलब कि आपने नोटिस किया होगा कि जो भी आयरन के आर्टिकल्स होते हैं वो नॉर्मली वैसे तो बहुत शाइनी होते हैं, लेकिन जब अपन कुछ समय तक उसको थोड़ा छोड़ देते हैं, मतलब ऐसी नॉर्मल उसको यूज करते हैं, तो आप नोटिस करना कि वो ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है उस पर, ठीक है। द प्रोसेस इज कॉमनली इज नोन एज रस्टिंग, मतलब कि नॉर्मल अगर आयरन के लिए अपन ये देखेंगे कि आयरन पे जो ब्राउन कलर की कोटिंग हो रही है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर वगैरह, तो इसको अपन लोग बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। आयरन के लिए रस्टिंग बोलते हैं, ये मत भूलना, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, ठीक है, सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टर्निश्ड इन मैनर, हैव यू नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग कॉपर एंड सिल्वर। मतलब ये बोल रहा है कि नॉर्मली बाकी के मेटल्स भी ऐसे ही हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या आपने कॉपर को और सिल्वर को ऐसा देखा है, तो अपन देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पर व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड
बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर वगैरह, एसिड वगैरह एक्सेट्रा। मतलब जैसे ही आप लोग ऐसे कुछ मेटल्स वगैरह लेते हो और वहां पर उनको मॉइस्चर वगैरह और एसिड वगैरह के रूप में अगर छोड़ देते हो तो आप लोग देखना कि वो भी इस प्रकार से कुछ अपने कलर वगैरह में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ये लिखा है इट इज सेड टू बी कोरेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरेजन। मतलब जब आप कोई मेटल लोगे, मेटल को किसी एसिड या फिर ऐसा मॉइस्चर वगैरह के प्रेजेंस में रखोगे तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज होने के कारण क्या होगा, उस पर कोटिंग्स वगैरह हो जाएगी और उसी प्रोसेस को कोरेजन बोलते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, बढ़िया। मतलब जो ब्लैक कलर का जो सिल्वर होगा वो, मतलब जो नॉर्मल सिल्वर होगा वो ब्लैक हो जाएगा और जो कॉपर होगा वो ग्रीन हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसको लिख लेना कि कॉपर का जो कलर होता है वो नॉर्मल ग्रीन हो जाता है और जो सिल्वर होता है वो ब्लैक। अब देखो क्या लिखा है, कोरेजन कॉज बिकॉज डैमेज ऑफ कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग शिप्स, बढ़िया, एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल स्पेशली दोज आयरन। कोरेजन ऑफ आयरन इज सीरियस प्रॉब्लम एवरी ईयर एंड enormous amount of money is spent to replace damaged iron वगैरह, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि भैया ब्रिजेस वगैरह, शिप्स वगैरह, यहाँ बहुत सारी हानियां हो जाती हैं इसके कारण और इसी की वजह से अपन बहुत सारा खर्चा भी करते हैं इस पे हर साल, ठीक है। एक बार रेंसिडिटी वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर रेंसिडिटी को देखें तो हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ट ऑयली फूड वगैरह, जब उसको आप बहुत लंबे समय तक ऐसे ही रख दोगे, ठीक है, तो आप नोटिस करोगे व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल गेट टेस्ट चेंजेस। मतलब कि स्मेल वगैरह जो होती है और जो भी उसका टेस्ट वगैरह होगा वो चेंज होएगा। आप नोटिस करना जब आप किसी भी फूड वगैरह को बहुत लंबे समय तक नॉर्मली अगर रख दोगे तो खुला छोड़ दोगे, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, यूजुअली सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब कि नॉर्मली आपने नोटिस किया होगा अचार वगैरह में जो भी आप नमक वगैरह ऐड करते हो वो भी एंटीऑक्सीडेंट करके वो उसका थोड़ा बढ़िया उसके रूप में काम करता है और आपको अचार को बहुत ज़्यादा खराब नहीं होने देता, ठीक है। यहीं पर बोला गया है कि किसी खाने में जो उपस्थित ऑयल और फैट वगैरह होता है अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो वो बहुत गंदी स्मेल करने लगता है, उसका टेस्ट वगैरह बिगड़ जाता है। तो नॉर्मली इसी रिएक्शन को अपन लोग बोलते हैं रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद ये सारा का सारा मैंने आपको करा दिया है और होप कि आपकी एनसीईआरटी रीडिंग में मैंने कोई भी एक भी पार्ट छुड़वाया नहीं है और सारा का सारा मैंने आपको करा दिया है। और रही बात दो टॉपिक्स की, जिसमें पहला जो टॉपिक है वो है आपका बैलेंसिंग का, वो अपन देख लेंगे किसी दिन, और इन क्वेश्चन आंसर का वो अपन एक फुल लेक्चर ले लेंगे जिसमें अपन सारे के सारे चैप्टर वाइज वगैरह करते चलेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार जल्दी से 2 मिनट का समय और लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं अपन ने क्या क्या सीखा। सबसे पहले अपन ने सीखा अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पर बोला गया जो इक्वेशन होती है वो कंप्लीट कब कहलाई जाएगी, जब आप लोग उसमें बढ़िया उसकी फिजिकल स्टेट वगैरह पूरा बता दोगे और क्या रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट वगैरह वो सब कुछ, ठीक है। फिर क्या है, अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस, तो उसके नंबर ऑफ एटम्स हमेशा बराबर होंगे और ये मास के नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन वाले जो प्रिंसिपल होता है उसके बेस पे काम करता है, ठीक है। और क्या है, इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो इस प्रकार की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट अलग अलग सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन टू द प्रोडक्ट इज कॉल्ड गिवन आउट, मतलब अगर हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक, वहीं पर अगर हीट आप एनर्जी दे रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। फिर क्या है, व्हेन एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम कंपाउंड कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। क्या है, टू डिफरेंट एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम, मतलब अगर एक्सचेंज होंगे, मतलब अगर आयंस का एक्सचेंज होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर इनसॉल्युबल सॉल्ट्स वगैरह फॉर्म होते हैं, ठीक है। और लास्ट क्या है आपका, रिएक्शन ऑल्सो इन्वॉल्व द गेन और लॉस और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय सब्सटेंसेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोला गया। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की एडिशन, ठीक है, होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन होता है हाइड्रोजन का, ठीक है, और रिमूवल होता है ऑक्सीजन का। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर बढ़िया ढंग से समझ में आ गया होगा, कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो आपको यहाँ पर समझ नहीं आई होगी, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको कवर करा दिया है, ठीक है। अगर आप इतना भी करके जाओगे तो मोर देन सफिशिएंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।